नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज जुडिशरी की सीरीज में हम करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आपने ये टर्म आर्टिकल 14 में सुना होगा। कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये टर्म म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कई बार ऐसा लगता है कि ये पार्ट एंड पार्सल एक दूसरे का। तो आज इस सीरीज़ में हम जानेंगे कि दोनों के बीच में क्या एसेंशियल डिफरेंस और क्यों आर्टिकल 14 में दोनों को एक साथ लिखा गया। अगर आप इनमें से किसी भी जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके कोर्सेज आप हमारे प्लेटफॉर्म से परचेज कर सकते हैं। कोर्सेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये कोर्सेज आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए बहुत मेटिकुलसली डिज़ाइन किए गए हैं। इसके अलावा आप स्टडी IQ पे हमसे जुड़ सकते हैं विभिन्न माध्यमों से। आप इसके PDF मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का पे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर हैंडल पे। सबसे पहले हमें जानना होगा आर्टिकल 14 कहता क्या है। अगर मैं आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के टर्म्स में बताऊं तो अम्बेडकर साहब का कहना था कि इक्वालिटी एक फॉरमोस्ट प्रिंसिपल होना चाहिए देश की डेवलपमेंट के लिए। जब हम बात करेंगे डेमोक्रेसी की तब हम बात करेंगे इक्वालिटी की, जब हम बात करेंगे जस्टिस की तब भी हम बात करेंगे इक्वालिटी की। यानी इक्वालिटी एक ऐसा प्रिकर्सर है जो देश के डेवलपमेंट में या जस्टिस देने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। जैसा कि हमें पता था, हमारी जो सोसाइटी है वो स्ट्रेटिफाइड है। कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा था, क्लास सिस्टम भी आपको सोसाइटी में दिखेगा। तो ऐसे में अम्बेडकर का मानना था कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो कास्ट पीछे रह गई है, बैकवर्ड रह गई है, उनके लिए भी सरकार कुछ करे। वहीं दूसरी तरफ हमें ये भी देखना था कि एक इक्वालिटी का प्रिंसिपल स्टैब्लिश हो। इक्वालिटी का प्रिंसिपल होता है समानता, यानी हर नागरिक, हर सिटीजन जो है वो लॉ की नज़रों में समान रूप से ट्रीट किया जाएगा। तो इसी के चलते एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया गया जिसे आर्टिकल 14 में लिखा गया कि स्टेट, यानी यहाँ पे सरकार को, पार्लियामेंट को बोल दिया गया, शैल नॉट डिनाई, आप किसी को डिनाई नहीं करेंगे। किसको? किसी भी पर्सन को। क्या? इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी आप सबको लॉ के सामने, लॉ की नज़रों में इक्वल ट्रीट करेंगे। एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आप सबको इक्वल प्रोटेक्शन भी देंगे लॉ का विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और किसी के भी साथ आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे 5 ग्राउंड्स पे, रिलीजन के ग्राउंड पे, रेस के ग्राउंड पे, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अब यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पे तो लिखा है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, फिर आर्टिकल 15 में डिस्क्रिमिनेशन क्यों करते हैं, रिजर्वेशन क्यों करते हैं और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मैकेनिज्म क्यों है। ये सारी चीज़ें हम अब पढ़ेंगे कि क्यों ये 2 पार्ट्स में इस आर्टिकल को डिवाइड किया गया। अच्छा, एक बात और है, ये नेगेटिव इम्प्लीकेशन है। जब यहाँ पे टर्म आ जाता है शैल नॉट डिनाई, का मतलब होता है कि सरकारें मेक श्योर करेंगी, पार्लियामेंट मेक श्योर करेंगी कि वो किसी से उनके राइट्स ना छीने, डिनाइल मोड में ना जाए। तो यहीं पे हम कहते हैं कि एक नेगेटिव इम्प्लीकेशन है। सारे फंडामेंटल राइट्स एक नेगेटिव इम्प्लीकेशन है स्टेट के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर, कि आप इन लोगों के राइट्स नहीं लोगे। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा आर्टिकल 14 बात करता है पर्सन्स की। तो इससे हमें यह पता चलता है कि आर्टिकल 14 जो है वो सिटीजन्स और एलियंस, जब हम बात करते हैं एलियंस की तो फ्रेंडली एलियंस, मतलब ऐसे देश से आने वाले लोग जो भारत के लिए खतरा नहीं है। पाकिस्तान से आने वाले लोगों को, चाइना से आने वाले लोगों को हम शायद एनिमी एलियन ट्रीट कर लें। अगर हमारी कंट्री की किसी से वॉर चल रही है तो वहाँ से आने वाले जो सिटीजन्स होंगे वो एनिमी एलियन होंगे। तो याद रखना, ये राइट जो है वो सिटीजन और एलियंस, अमेरिका से कोई आ रहा है, यूरोप से कोई आ रहा है, तो उसको ये राइट दिया जाएगा। ये सरकार डिसाइड करेगी, मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी, होम अफेयर्स। अब यहाँ पे सिटीजन्स और एलियंस को ये राइट्स दिए जाएंगे। पहली टर्मिनोलॉजी जो हमें समझनी है, लिखा गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ। अगर आपको एवी डाइसी का रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल याद हो तो एवी डाइसी ने कहा था कि इक्वालिटी बिफोर लॉ होना चाहिए। ब्रिटिश पार्लियामेंट भी इसी को मानती है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही दिया हुआ है। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये कहता है कि देश में रहने वाले सब लोग समान स्तर पे हैं, इक्वल स्टेचर पे हैं, इक्वालिटी पे हैं, ठीक है, सब लोग एक समतल हैं। अब जब सब लोग सिमिलैरिटी या सिमिलर सर्कमस्टांसेस में रह रहे हैं तो यहाँ पे रूल ऐसा होना चाहिए या स्टेट ऐसा करे कि सबके लिए इक्वल ट्रीटमेंट दे, यानी विधि की नज़रों में सब बराबर हैं। दूसरी बात ये कहा जाता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव कॉनोटेशन है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि ये गवर्नमेंट को कहता है डू नॉट डिस्क्रिमिनेट, डू नॉट डिस्क्रिमिनेट, आप किसी के भी बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। मतलब आप किसी को रिजर्वेशन नहीं दोगे सेक्स के आधार पे, ठीक है, आप प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे, आप रिलीजन के आधार पे, आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, किसी को कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं दोगे। ये होता है नेगेटिव इन नेचर।
यानी स्टेट को रोका जा रहा है कि आप ये नहीं करोगे। जैसा मैंने आपको बताया, हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, ब्रिटिश सेटअप से लिया, इसलिए हम कहते हैं एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। इसे बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच माना जाता है। देखो, जब हम बात करेंगे ब्रिटिश सोसाइटी की, तो वहाँ पे आपको होमोजेनिटी दिखेगी, समानताएं दिखेंगी। एक ही तरह के रिलीजन बहुत ज़्यादा है, मतलब क्रिश्चियनिटी मेजॉरिटी में है, वहाँ पे कास्ट सिस्टम नहीं है, ठीक है। हैव और हैव नॉट्स रहेंगे, अमीर गरीब रहेंगे, वो एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, लेकिन सोशियो इकोनॉमिक इशू कोई नहीं है। जब मैं कहता हूँ सोशियो इकोनॉमिक, क्लासिफिकेशन नहीं है, स्ट्रैटिफिकेशन नहीं है, जातिवाद नहीं है, ठीक है। कोई ऊंची जात, कोई नीची जात नहीं है, कोई फॉरवर्ड कास्ट, कोई बैकवर्ड कास्ट नहीं है। तो ऐसे में इसको बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच माना जाता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये मान के चलती है कि हमारी सोसाइटी में समानताएं हैं और अब हमें उन समानताओं को मेक श्योर करना है, उनको कंसिस्टेंट रखना है। सरकार को, स्टेट को उन सिमिलैरिटीज़ को, उस इक्वालिटी को मेंटेन करना है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है कि पहले से ही सब इक्वल हैं, अब आप उनको मेंटेन करो कि कोई भी अनइक्वल ना हो जाए। इसी का मतलब होता है कि किसी को प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगी एक्स्ट्रा, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, मतलब कोई एक कास्ट को कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, कोई बेनिफिट्स नहीं दिए जाएंगे। ये सारी चीज़ें आती हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ में। अच्छा, इक्वालिटी बिफोर लॉ इंडिया के लिए सिर्फ एक आर्टिकल 14 में हम इसको लिख के भी छोड़ सकते थे। अंबेडकर का मानना था कि इक्वालिटी बिफोर लॉ आने से पहले हम सबको बराबरी पे लेके तो आए, क्योंकि हमारी कंट्री का एक प्रॉब्लम था कि ये कास्ट सिस्टम, स्ट्रैटिफिकेशन, ये बहुत ज़्यादा था। एक असमानता जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। अब आपने देखा होगा, एक वॉल है, आप मान के चलिए। अब उस वॉल पे अगर हर किसी की, उस वॉल के दूसरी तरफ देखना है और हर किसी की हाइट बराबर नहीं है, कोई बहुत लंबा है, कोई 5 फुट का है, कोई 5 फुट 10 इंच का है, तो ऐसे में गवर्नमेंट को क्या करना होगा, जो हाइट में छोटा है उसे कुछ प्रिविलेजेस देने पड़ेंगे, उसे एक बॉक्स देना पड़ेगा, लैडर देनी पड़ेगी, तभी वो खड़े होकर दूसरी तरफ देख सकता है। तो अंबेडकर का ये मानना था कि हमारी जो सोसाइटी है वो ऑलरेडी स्ट्रेटिफाइड है, उसमें तो अभी इक्वालिटी है ही नहीं, इनइक्वालिटी है। फॉरवर्ड कास्ट, बैकवर्ड कास्ट, ये कास्ट, वो कास्ट, ये जाति, ये ऊंची जाति, वो नीची जाति। अब इसके चलते हमें पहले सबको इक्वल प्रोटेक्शन देना पड़ेगा लॉ का। उस इक्वल प्रोटेक्शन से हम सबको बराबरी पे लेके आएंगे और फिर हम इक्वालिटी बिफोर लॉ के कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ेंगे। यानी पहले हम इक्वालिटी को इंश्योर करेंगे और फिर हम इक्वालिटी को मेंटेन करेंगे। तो इसके लिए कहा जाता है, जब हम टर्म यूज़ करते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसका मतलब होता है लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। जो समान लोग हैं उन्हें समान रूप से आप ट्रीट करो। मतलब एससी कम्युनिटी को एससी कम्युनिटी के साथ ट्रीट करो, एससी का एक आप जो ट्रीटमेंट होना चाहिए वो एससी कम्युनिटी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो सारे एससीज को एक साथ ट्रीट करो, एसटी कम्युनिटी को एसटी कम्युनिटी के साथ ट्रीट करो, जनरल को जनरल के साथ ट्रीट करो, ठीक है। जब रेस में सब समान ही नहीं है तो फिर आप उनको एक ही रेस का घोड़ा कैसे बना सकते हो। पहले सबको बराबरी पे लेके आओ, उसके लिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आया। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सरकार को, पार्लियामेंट को पावर देता है कि आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है रिजर्वेशन। जब सरकार एससी एसटीज को रिजर्वेशन देती है तो इसका मतलब वो जनरल कैटेगरी से डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। इसीलिए कहा गया कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इसका पार्ट होगा, क्योंकि जो बैकवर्ड क्लास है पहले आप उसको फॉरवर्ड क्लास के बराबर लेके आओ। जब आप उसको फॉरवर्ड क्लास के बराबर ले आओगे फिर उसके बाद इक्वालिटी बिफोर लॉ को प्रैक्टिस करोगे। ये हमने कहाँ से लिया? ये हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में लिया। यूएसए में भी वाइट ब्लैक्स की प्रॉब्लम थी। ब्लैक्स जो थे वो सोसाइटी में काफ़ी पिछड़े वर्ग माने जाते थे। फिर कुछ इंडिजिनस अमेरिकन ट्राइब्स थे, वो भी पीछे थे, जिन्हें आप रेड इंडियंस कहते हैं। तो ये सारे लोग जो थे वो वाइट अमेरिकन्स के मुकाबले पिछड़े थे। तो यही हुआ कि पहले आप ब्लैक्स को कुछ बेनिफिट्स दे के वाइट के बराबरी पे लेके और फिर इक्वालिटी को मेंटेन करो। इसको हमने यूएसए से लिया और ये बहुत प्रोग्रेसिव नेचर का कॉन्सेप्ट माना जाता है। मतलब ये हमेशा एक प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट पे वर्क करता है। इससे क्या होता है कि यहाँ सोसाइटीज़ जो हैं उसमें इनइक्वालिटी ख़त्म हो रही है, असमानताएं ख़त्म कर रहा है ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कर रहा है? अलग अलग कैटेगरी के लोगों को लॉ का प्रोटेक्शन देके उन्हें बराबरी पे लेके आ रहा है। इसलिए हम इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव होता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये डाइवर्सिटी को, विभिन्नताओं को एकोमोडेट करता है। अगर आपकी कंट्री में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ नहीं होता, आर्टिकल 14 में नहीं लिखा जाता, तो रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट हमने आर्टिकल 15 में देखा वो हम नहीं ला पाते, वो हम नहीं रख पाते। तो जितने विभिन्नताएं हैं, डाइवर्सिटी हैं, उन सबको ये अकोमोडेट करता है और सबको
कोशिश करता है कि एक पूरे सोसाइटी में सिमिलर इक्वल लेवल पे लाके बाइंड करे। तो इसमें हमें इतना ही जानना था, यही डिफरेंस है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का। तो कभी भी कंफ्यूज हो तो देख लीजिए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पहले आता है अम्बेडकर के हिसाब से, जिसमें असमानताएं कास्ट लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे ख़त्म की जाती हैं, फिर सबको एक ही स्टेचर पे लाया जाएगा और फिर कंट्री में इक्वालिटी बिफोर लॉ चलेगा। मतलब दोनों कॉन्सेप्ट साथ चलते हैं जहाँ जैसी ज़रूरत हो। तो याद रखिएगा आर्टिकल 14 ये तो कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन जब वो टर्म कह देता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो वो सरकारों को पावर दे देता है कि आप स्टेट को पावर दे देता है कि आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करिए। और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ही होता है रिजर्वेशन। इसी को हम एक और टर्म के साथ यूज़ करते हैं, एफर्मेटिव एक्शन। आपने एक टर्म और पढ़ा होगा, एफर्मेटिव एक्शन। एफर्मेटिव एक्शन भी रिजर्वेशन का ही एक टर्म है, ठीक है। तो याद रखिएगा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, एफर्मेटिव एक्शन, लाइक्स शुड बी ट्रीटेड अलाइक, और पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव नेचर का ये कॉन्सेप्ट आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दोनों ही राइट टू इक्वालिटी का पार्ट हैं। तो ये चीज़ हमें याद रखनी होगी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही एम्पावर करता है कि बैकवर्ड कम्युनिटी को फॉरवर्ड क्लास के साथ लाया जाए और फिर दोनों को साथ में लेके आगे बढ़ा जाए। तो आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी टॉपिक में फिर कभी, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियोस को देखते रहिए, जुडिशरी के प्रोग्राम्स को ज़रूर परचेज करिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये प्रोग्राम्स प्रूव होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।